हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। उसमें जो हमने संविधान सभा से संबंधित जो समितियां थी हमने वो कंप्लीट कर ली। और अब जो समितियों की बात करेंगे वो होगी जो संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज है उनके बारे में। जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, जो राजभाषा से संबंधित समितियां हैं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल, इसके अलावा और जो है तदर्थ समितियां हैं। क्योंकि समितियां दो प्रकार से हैं, एक वो जो स्थायी प्रकार से है, एक वो जो अस्थायी प्रकार से है। जिनको स्थायी प्रकार से रखा गया वो अपना काम रेगुलर करती है, उसके लिए समय रखा गया कि इसका जो समय अवधि है वो कितने वर्ष तक रहेगा, 1 वर्ष तक है। वो अपने काम की जांच करती है और रिपोर्ट सौंपती है। और वैसे ही बाद में जैसे मान लेते हैं कि कोई विषय है और उससे संबंधित कोई अगर रिपोर्ट बनानी हो, समिति उसके ऊपर जांच करती है और उसकी रिपोर्ट क्या करती है अपने अध्यक्ष को देती है। अध्यक्ष बाद में क्या करता है, अध्यक्ष सहित बाद में क्या करते हैं उसको राष्ट्रपति के पटल पर रखते हैं। और राष्ट्रपति बाद में क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको जो सदन है उसके सामने रखते हैं, पेश करते हैं। फिर उनके ऊपर उन विषयों पर डिस्कस होता है और उन पर तर्क वितर्क होता है और जो माइनस प्लस होता है वो सारी चीजें हैं। तो उनकी रिपोर्ट बाद में पेश की जाती है। ठीक है, इस आधार पर जो एक डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है, जो कंटिन्यूटी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा एक तो स्थायी प्रकार की होगी, एक है अस्थायी प्रकार की। मतलब यदि जरूरत पड़े तो कुछ विशेष प्रकार की जो है वो समितियां गठित की जाती है किसी विशेष मुद्दे को उसका सोल्यूशन, उसकी जांच और उसका सॉल्यूशन करने के लिए। और उसके बाद में वो ऑटोमेटिक जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो सत्ता समाप्ति हो जाती है। तो ये दो प्रकार की समिति है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था को यदि आप सुदृढ़, सुव्यवस्थित और यदि अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है, वो सुनिश्चित करना जरूरी है। उसमें जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठता, उसका जो बाहर है वो ऊपर लेवल में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि चीजें पैरेलल जो चलेगी वो एकदम सही चलेगी, तभी पारदर्शिता, जवाबदेहिता जो है वो सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा, जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो वहां तक पहुंचेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि चीजों में हस्तक्षेप करेंगे और डिनाई करते रहेंगे तो चीजें बाद में क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर जो एक विश्वास होता है शासन के आधार पर, तो वो चीजें क्या होने लगती है, धीरे धीरे वो टूटने लगती है। इसीलिए इन सभी चीजों के लिए किसी भी मुद्दे पर क्या किया जाता है, इनकी जांच की जाती है। क्योंकि जनता का जो हित है और राष्ट्र जो हित है इसमें जो है वो रखा गया है। फिर व्यवस्था जो है जिस काम, जिस व्यक्ति को, जिस विभाग को या फिर जिस मंत्रिमंडल को, तो जिसको जो काम दिया गया वो अपना काम सुचारू रूप से करे। तो इन सभी चीजों के लिए जो व्यवस्था की गई है हम लोग इस पे बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंट्रा आईएएस एकेडमी है तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। आपने कहीं से पढ़ाई की है, कहीं से भी पढ़ाई की है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कोचिंग किया हो या फिर घर पे रह के आपने सेल्फ स्टडी किया हो, उसके बाद में आप क्या करते हैं कि चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन बाद में टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट आप क्या करते हैं, 1 टेस्ट लगा लिया, 2 टेस्ट लगाते हैं, 3 टेस्ट लगाते हैं, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, यहाँ से काम नहीं बनती है। कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए जब तक वो चीज़ परफेक्टली नहीं हो ना तब तक आप उसको छोड़िए मत। जब आपको लगने लग जाएगा कि आप इस टॉपिक से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, मैं उससे चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, तो वो कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में फ्री हो जाएगा, एकदम कि आप क्लियर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसके बाद में एकदम आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक ग्रो करने लग जाएगा और ऑटोमेटिक जो परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा जो है वो नहीं करते हैं। हम लोगों को इसमें एक चीज और है, मैं आपको 2 चीजों पे ध्यान देने के लिए कहूंगा। जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कंजूसी मत करिए। टेस्ट पेपर में कंजूसी मत करिए। भले आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, आप घर बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सिलेबस को सामने रखोगे तो यूट्यूब से आप पूरी चीजें पढ़ सकते हो। कुछ सिलेबस से अगर बियॉन्ड जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको और माध्यम से, किताबों से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप देखोगे प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आप खुद करोगे तो मिस्टेक्स होगी बैक टू बैक, और फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि ये गलत क्यों हो रही है, ये डेटा कहां से आ गया बीच में, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है तो क्यों हुआ, इसकी जगह दूसरा दे दिया
तो वो सारी चीजें अगर मैं एक एलिमिनेट करके क्या बाकी के ऑप्शन को ये सेट कर सकता हूँ, या एक दो को मैं एलिमिनेट करके या माइनस प्लस करके बाद में क्या सही आंसर तक पहुंचता हूँ। जब आप चीजों को क्या करें एनालिसिस करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। फिर आपको पहले स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप 30 से 40 टेस्ट लगा लेते हैं और 50 टेस्ट तक पहुंचते हैं तो इतनी श्योरिटी है कि आपकी जो गलतियां थी वो मिनिमम होने लग जाती है, और आप देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर तरीके से देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। फिर बाद में जो आप कॉलेज के अंदर या फिर मान लेते हैं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो टाइम है वो सफिशियंट जो है वो पूरा नहीं मिल पाता है, जो घरेलू लोग हैं उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट पेपर है ना सब्जेक्टिव वाइज या सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, उससे अच्छी तैयारी रहती है। कंटेंट पढ़िए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए और बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिए जितना चाहो उतना। और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अगर सारी चीजें मिल रही है तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। आपको इतने सारे टेस्ट मिलेंगे और बहुत किफायती दरों में है। आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें इस मामले में कि मुझे आप दे सकते हैं, तो मैं एक एक्टिवेशन की दूंगा। उस एक्टिवेशन की को जब आप अपने सिस्टम में यूज करोगे तो आपको काफी सारे जो टेस्ट है वो अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज है उनको लेके, संसदीय समितियां। मैंने इसमें सिर्फ इतना ही नहीं किया है, ध्यान रखिए उस बात का कि मैंने सिर्फ इसमें जो पहला वीडियो है वो तो संविधान सभा और उनसे संबंधित समितियां थी उनसे बात करेंगे। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इससे और डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल से। मैंने सिर्फ ये भागने वाला काम नहीं किया, मैंने पहले कहा है कि मैं चीजों को ठहर के समझता हूं और चीजों को। अब लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा वीडियो बनता है, इतना सारा कंटेंट किसी काम का है, तो मुझे बताइए कि क्या आपका वो शॉर्टकट पढ़कर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है क्या? वो आपकी खुद की इच्छा है कि आप कहां पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को डिनाई कर दूं। मुझे पता है इस चीज का कि मैं जिस चीज को लेके चल रहा हूं उसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा। जब एग्जाम होना तब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। अभी आप चीजों को बड़े देख रहे हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ना इसमें। ऐसा है, आगे पढ़ते हैं इसमें। भारतीय संसद से संबंधित प्रमुख समितियों के नाम, जैसे लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी और सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 वित्तीय समितियां हैं। ठीक, साथ ही विभागीय स्थायी समितियां, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति जैसी अन्य महत्वपूर्ण समितियां भी इसमें शामिल है, जो सदन के कार्यों और सरकार के कामकाज पर क्या करती है, नजर रखती है। प्रमुख समितियां वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमेटी, लोक लेखा समिति, अब इसमें पहला है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी। सरकारी खर्चे हैं, इनका जो लेखा परीक्षा करती है, क्या करती है, लेखा परीक्षा करती है, अकाउंटिंग करती है, अकाउंटिंग जांच करती है। विपक्ष का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। विपक्ष का सदस्य, ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। दूसरा, विपक्ष का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी सरकारी अनुमानों, ध्यान रखना, एस्टिमेट्स की जांच करती है और दक्षता और नेतृत्व की उपाय सुझाती है। यह सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। अब वो कह सकता है कि इसके अंदर राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, 30 की जगह कम कर देगा वो, या 22 सदस्य कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी। सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह सरकारी कंपनियों के खातों और कामकाज की जांच करती है। कौन सी समिति, किसका क्या काम है, कितने के सदस्य, पूरी डिटेल से आएंगे। फिर है विभागीय स्थायी समितियां। अब है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये विभिन्न समितियां विभिन्न विभागों से संबंधित होती है, जो आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां, अदर इंपॉर्टेंट कमिटीज, विशेषाधिकार समिति, देखिए प्रिविलेज कमेटी, सदस्यों जो संसद के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है। इसको आप डिटेल से पढ़िए, देखिए कितना क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सारे दिए हैं। फिर है कि अगर मैं बता देता हूं कि क्या मतलब है इसका।
विशेषाधिकार समिति मतलब जो पार्लियामेंट में जो मेंबर है उनको एक विशेषाधिकार दिया जाता है, प्रिविलेज होता है। इसका मतलब है कि अगर वो अंदर भाषण देते हैं, कोई बात पे कमेंट करते हैं, तो इसी दायरे रखे गए हैं कि आप किन मुद्दों पे क्या कर सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं, और आप स्वतंत्र रूप से, यदि आप ऑन पोस्ट पे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो आपको न्यायपालिका हस्तक्षेप करके या इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं कर सकती। जो 40 दिन का जो प्रावधान है कि 40 दिन के भीतर वगैरह जो भी है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे आगे कि कौन सा एक फौजदारी मामला है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल वाला है, ठीक है। तो दोनों के आधार पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते हैं इसमें कार्य मंत्रणा समिति आगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी संसद के कामकाज के समय का निर्धारण करती है। याचिका समिति कमेटी ऑन पिटीशन, याचिका की जांच करना, जो याचिकाएं लगाते हैं ना उनके लिए। आचार समिति एथिक्स कमेटी सदस्यों के आचरण की निगरानी करती है। संसदीय राजभाषा समिति ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करती है। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, लोक लेखा समिति पहला पढ़ रहे हैं। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के राजस्व और खर्चे। राजस्व का मतलब है कि जो सरकार के पास में पैसा आता है, जिन विषयों से पैसा आता है, जैसे मान लो टैक्स से पैसा आता है, या फिर जीडीपी से पैसा आ रहा है, या फिर और जो जितने भी आयाम हैं उन सभी से पैसा आ रहा है। राजस्व और खर्चे, सरकार किन किन चीजों पे खर्चा कर रही है कि जांच करती है, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना रुपया खर्च हुआ है। विशेषकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग सही ढंग से, मितव्ययता से और कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं, और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना। इसे सरकारी खर्च का पैरे भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि सरकारी खर्च का पैरे भी किसको कहा जाता है। और इसमें 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना 22 कितने, 22 लोकसभा और राज्य से चुने जाते हैं, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल नहीं होते, ध्यान रखना। स्थापना और संरचना, स्थापना कब हुई थी, हम इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। सदस्य कुल 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य वो लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। कार्यकाल इनका कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष लोकसभा से, मतलब फिर बाद में जो सदस्य और चुन लिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। कब से, 1967 से, 1967 से। ध्यान रखना इस बात का। प्रमुख कार्य केएवी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों की जांच करना। फिर राष्ट्रपति रिपोर्टों की जांच करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखी गई केएवी की जो ऑडिट रिपोर्टों की जांच करना। सरकार जो खर्च है उसकी समीक्षा करना। सार्वजनिक खजाने के उपयोग की वैधता, पारदर्शिता की जांच करना। जो तकनीकी अनियमितताओं, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार आदि की जो पड़ताल आप देखने को मिलता है, उन सभी की। विनियोग खातों और वित्त खातों की जांच करना। यह देखना कि संसद द्वारा मंजूर किए गए पैसों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सरकारी उपक्रमों की जांच करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और स्वायत्त निकायों के खातों की जांच करना, कुछ अपवादों को छोड़कर। महत्व है, सिग्निफिकेंस, यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण बनाए रखती है। जो एजुकेशन है उसकी बात की जा रही है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग जनता की इच्छा के अनुसार हो, न कि मनमानी ढंग से। प्रमुख अपडेट 25-26 में कुछ चीजें हैं, देखिए। अध्यक्ष की नियुक्ति मई 2025 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति 2025-26 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ध्यान रखना इस बात का। वह अप्रैल 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह परंपरा रही है कि समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का कोई प्रतिष्ठित नेता होगा।
या होता है। समिति का पुनर्गठन 18वीं लोकसभा के लिए नई संसदीय समितियों का गठन अगस्त 2024 में किया गया था, जिसमें पीएसी भी शामिल है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। रिपोर्ट की प्रस्तुति दिसंबर 2025 में शीतकालीन सत्र के दौरान समिति ने अनियमित अनुदान, प्रोत्साहन और भत्ते विषय पर अपनी 34वीं रिपोर्ट और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकाल पर 142वीं रिपोर्ट 17वीं लोकसभा पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। जुलाई 2025 में 25-26 की रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत की गई। कार्य प्रणाली में सुधार। समिति ने ऑडिट पैराग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम एपीएमएस पोर्टल ऑडिट पैराग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल को चालू करके ऑडिट पैरा निपटान की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सुधारात्मक कार्य रिपोर्ट जमा करने में होने वाली देरी को कम करना और लंबित मामलों को सुनने तक लाना। 1950 से 2000 प्रस्तावित प्रधानमंत्रियों की सूची और पीएससी से उनका संबंध, मतलब इनका प्रधानमंत्रियों से कोई रिलेवेंस है कि नहीं, पढ़ लेते। जवाहरलाल नेहरू, वैसे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता लेकिन फिर भी देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 भारत के पहले पीएम प्रधानमंत्री। उनके कार्यकाल के दौरान पीएससी की नींव पड़ी और उन्होंने देश के शुरुआती वित्तीय मामलों और मंत्रालयों की देखरेख की, जिससे पीएससी के लिए काम का आधार बना तय हुआ। गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक। संक्षिप्त कार्यकाल, पीएससी की कामकाज में कोई विशेष योगदान नहीं रहा। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 उनके समय के मंत्रालयों की रिपोर्ट की पीएससी द्वारा समीक्षा हुई। इंदिरा गांधी 1967 से 1977 और उसके बाद में फिर दोबारा इलेक्शन हुए 1980 से 1984। उनके लंबे कार्यकाल और बड़े मंत्रालयों के कारण पीएससी की भूमिका उनके समय में काफी बड़ी, खासकर आपातकाल के बाद की रिपोर्टों में। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 के समय के स्वयं पहले पीएससी का अध्यक्ष रह चुके थे, इसलिए पीएससी की कार्य प्रणाली की गहरी समझ रखते थे। यह एक अनोखा उदाहरण है। ये इसमें पहले पीएससी जो है इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 संसद कार्यालय रहेगा। फिर राजीव गांधी 1984 से 89 उनके कार्यकाल के दौरान बोफोर्स जैसे मुद्दों पर पीएससी की जांच महत्वपूर्ण थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 उनके समय में पीएससी की भूमिका जारी रही। फिर है चंद्रशेखर 1990 से 1991 संक्षिप्त कार्यालय था। फिर है पीवी नरसिम्हा राव 1993 से 96 उदारीकरण के दौर में मंत्रालयों के खर्चों की पीएससी द्वारा समीक्षा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1996-98 से लेकर 2004 उनके कार्यकाल के कई मंत्रालयों की रिपोर्ट पीएससी ने जांच की। एच.वी. देवगौड़ा 1996 से 1997 उनके कार्यकाल के दौरान पीएससी की कार्यप्रणाली जारी रही। इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998 संक्षिप्त कार्यकाल। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 उनके दो कार्यकाल में कई बड़े घोटालों जैसे 2G कोयला आवंटन की रिपोर्टों पर पीएससी की गहन जांच हुई। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2025 उनके कार्यकाल में भी मंत्रालयों के खर्चों योजनाओं की रिपोर्ट पीएससी द्वारा समीक्षा की गई। इसमें रक्षा और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के खाते शामिल हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि एक जो रफाल का जो इशू हुआ था काफी बड़ा, जिसके ऊपर रिपोर्टों की बात की गई थी, जांच की बात हुई थी, तो उन चीजों को भी लिखी। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, अब ये पढ़ते हैं ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया। लोक लेखा कंप्लीट होगी, प्राक्कलन समिति पढ़ते हैं। भारतीय संसद मुख्यतः लोकसभा की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति। ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जिसका मुख्य कार्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के व्यय, खर्चे और धन के उपयोग की जांच करना कि पैसा कहां पर यूज हुआ है, प्रशासन में मितव्ययता और दक्षता लाना और सरकार के सुझाव देना ताकि जनता का जो पैसा है वो सही तरीके से खर्च हो सके और सार्वजनिक धन के उपयोग दुरुपयोग को रोका जा सके। यह भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। ध्यान रखना,
जिसमें 30 सदस्य होते हैं, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। इसके प्रमुख कार्य और इसका उद्देश्य वही चीजें जो मैंने बताया, जांच करना और समीक्षा करना, सुझाव देना और नीति की जांच करना और रिपोर्ट, जांच के बाद अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट को संसद में पेश करना। संरचना और गठन, हम एक एक को पढ़ते जा रहे थे कि पूरी चीजें। 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई थी। ध्यान रखना भाई, प्राक्कलन समिति का जो गठन है 1950 में वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, इनकी सिफारिश पर हुई थी। सदस्य लोकसभा के 30 सदस्य जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन होता है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, जैसे अभी ओम बिरला है, द्वारा सदस्यों में से नियुक्त निकाय द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ दल है उसे होता है। जो अभी सरकार बनी हुई है उनकी बात की जा रही है, उस दल से होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखिए, संसद के सदस्य तो हैं, पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं है। सभी सदस्य मंत्री नहीं होते, लेकिन सभी जो मंत्री है वो सदस्य होते हैं, ठीक है। कार्यकाल 1 वर्ष का, उद्देश्य और कार्य वही चीजें जो बजट अनुमान जो है उनकी जांच करना, सार्वजनिक जो खर्चे होते हैं उनकी दक्षता है, एफिशिएंसी और मितव्ययता, इकोनॉमी जो है सुनिश्चित करने हेतु क्या करती है? सुझाव देती है। इसके अलावा इसे सतत आर्थिक समिति, कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना, जब प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जाए तो ये नाम ले सकते हैं कि सतत आर्थिक समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना इसमें केवल जो सदस्य है वो लोकसभा के होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। फिर है 2025 की वर्तमान अपडेट। समिति अपनी स्थापना के बाद से भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों के कवर करते हुए 1100 से अधिक रिपोर्टें क्या कर चुकी है? प्रस्तुत कर चुकी है। 2025 की वर्तमान अपडेट। 75वीं वर्षगांठ वर्ष 2025 में प्राक्कलन समिति ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए, जिसे चिन्हित करने के लिए 23 जून 2025 को मुंबई में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का विषय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा और प्राक्कलन समिति की इसमें क्या थी? भूमिका थी। यह इसमें विषय था। वर्तमान अध्यक्ष 2025-26 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ध्यान रखना भाई, अपडेटेड है पूरा। समिति सदस्य 2025-26। वर्तमान समिति के कुछ प्रमुख सदस्यों में पीवी चौधरी, राजीव प्रताप रूडी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, अवधेश प्रसाद, कल्याण बनर्जी, दयानिधि मारन और अरविंद सावंत, ये लोग इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान के तहत सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सीओपीयू, एक महत्वपूर्ण, अब कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों की जांच करती है। यह सुनिश्चित हो सके कि वे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार चले। इनमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जिससे लोकसभा में जो लोक लेखा समिति उसकी में हुआ था वैसे, जिनका कार्यकाल 1 साल का होता है और किसी मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मंत्री अपना मंत्रालय देखते हैं ना, फिर ट्रांसपेरेंसी कहां रहेगी, क्योंकि वो फिर हस्तक्षेप करेंगे। जो आदमी अपने मंत्रालय की जांच करेगा तो वो फिर वो जो है वो तो भेदभाव वाली बात हो जाएगी एक तरीके से, उसका हस्तक्षेप होने लग जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होना चाहिए? यह अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए उस आदमी को उससे दूर रखना चाहिए। स्थापना और उद्देश्य। स्थापना कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में भारतीय संसद द्वारा स्थापित हुई थी। ये मूल पहले नहीं थी, ध्यान रखना बात। उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूज के
कामकाज खातों और रिपोर्टों की जांच और उन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। संरचना और कार्य प्रणाली बता दिया मैंने कि 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से कुल 22 सदस्य होते हैं। चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर संसद के सदस्यों में से चुने जाते हैं। जब इलेक्शन पढ़ेंगे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो लगता है इलेक्शन का, तो उसमें पढ़ेंगे। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से इसको नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से उसको नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनमें जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सीमाएं, यह केवल सलाहकार भूमिका है वो निभाती है। इसकी सिफारिशें मंत्रालयों पर क्या है? बाध्यकारी नहीं होती। कोई भी जो कमिटीज हैं उनकी जो है वो बाध्यकारी नहीं होती। ध्यान रखना इस बात का। यह तकनीकी या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि इनका काम क्या है? जांच करना। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति का विकास 1950 से 2025 तक पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ रहे थे वैसे। स्थापना 1964 में होती है। ध्यान रखना भाई, मूल रूप से भारतीय संविधान में COPU जैसी कोई समिति नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण करसनन मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में स्थापित किया गया और जो संसद को क्या करती है? नियंत्रण बढ़ाती है। जो संसद के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। संरचना में बदलाव हुआ बाद में। क्या बदलाव हुआ? कि शुरुआत में 15 सदस्य थे, लेकिन 1974 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 22 कर दी गई। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, जो PSU के बढ़ते दायरे को क्या करता है? दर्शाता है। कार्य क्षेत्र का विस्तार, COPU ने PSU के प्रदर्शन, दक्षता और वित्तीय स्वास्थ्य की समीक्षा की। यह सुनिश्चित किया गया कि व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार ये काम करें। 1990 से 2000 की चुनौतियां क्या है? उदारीकरण, जो लिबरलाइजेशन के बाद कई PSU के विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण के कारण समिति का ध्यान PSU के पुनर्गठन और रणनीतिक भूमिका पर क्या हुआ? केंद्रित हुआ। 2010 से 2025 के बीच में पढ़ते हैं क्या घटनाक्रम हुआ। इस अवधि में डिजिटल इंडिया और PSU को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर रहा। COPU ने महारत्न, नवरत्न जैसे PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सार्वजनिक सेक्टर की जो कंपनी है उनकी बात की जा रही है, वर्गीकरण प्रणाली और PSU के प्रदर्शन में सुधार के लिए सुझाव दिए। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जैसे संवैधानिक परिवर्तनों में अप्रत्यक्ष रूप से PSU और कानूनी और परिचालन ढांचे को क्या किया गया? प्रभावित किया। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना और भूमिका 1960 से 1970 के बीच में एक बार और देख लेते हैं। स्थापना 1964 करसन मेनन समिति की सिफारिश पर, जैसा हमने पढ़ लिया, भारतीय संसद द्वारा। फिर उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के खातों की रिपोर्ट की जांच करना और समीक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि वे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। सरकार के वित्तीय नियंत्रण को बढ़ावा, कि सरकार जहां खर्च कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसा नहीं हो कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी पैसा खर्च करें, या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो पैसा खर्च करें। प्रधानमंत्रियों का योगदान, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक पढ़ते हैं इसमें। पंडित नेहरू 1950 से 60 PSU की नींव रखी, लेकिन समिति बाद में बनी। उनका जोर आत्मनिर्भरता और बड़े उद्योगों पर था। जो हम लोग जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं तो उसमें जो 12 पंचवर्षीय योजना उसके अंदर जो दूसरा है उसके अंदर भारी उद्योगों को जो बढ़ावा देने की बात हुई थी उसमें। इंदिरा गांधी 1960 से 70 PSU की संख्या और महत्व बढ़ा। इसमें बैंक और बीमों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया, और COPU जैसी समितियों ने इसका विस्तार नजर रखने का काम किया। प्रधानमंत्रियों का योगदान 1980 से 2025, राजीव गांधी से नरसिम्हा राव, 1980 से 90। उदारीकरण के दौर में PSU की भूमिका बदली, लेकिन COPU की जांच जारी रही। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह 2000, निजीकरण और PSU के पुनर्गठन पर जोर दिया गया, और COPU ने PSU के प्रदर्शन और विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट पर रिपोर्ट दी। नरेंद्र मोदी 2014 से 25,
आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएसयू को मजबूत करने लेकिन प्रदर्शन न करने वाले पीएसयू के विनिवेश है उस पर जोर दिया गया। जैसे वो एयर इंडिया जो था, जो एयरलाइन वाला, तो उसको क्या किया गया, टाटा ग्रुप को बाद में उसको जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। सीओपीयू इन सभी जो अवधियों है उनमें जो वित्तीय निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन बने रही, क्योंकि जब वो घाटे में जा रहा है तो अगर उसको पब्लिक सेक्टर की जगह अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उसको यूज करता है, उसे बेनिफिट निकलता है, तो उसे टैक्स भी मिलता है, बदले में जितना पैसा लगा उतना पैसा भी दे रहे हैं, तो दोनों चीजें। संविधान और सीपीयू सीओपीयू लोक लेखा समिति पीएसी और प्राक्कलन समिति इसी एस्टिमेट कमेटी के साथ संविधान के तहत संसद की वित्तीय निगरानी के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह पीएसयू को संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर, अकाउंटेबल बनाकर संविधान के अनुच्छेद 112 से 114 बजट और वित्तीय विवरण के दायरे में कार्य करती है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत गठित आर्टिकल ध्यान रखना भाई, भारतीय संविधान के तहत गठित संसदीय राजभाषा समिति, ये अपनी जो कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग की प्रगति है की समीक्षा करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसका गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था, जिसमें 30 सांसद 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। गृह मंत्री इसके पद अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखना इस बात का, यह लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कर देगा, इधर गृह मंत्री इसके पद अध्यक्ष होते हैं। गठन और संरचना आधार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का सब क्लॉज 1 के तहत गठित 1976 में कुल सदस्य 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री परंपरागत रूप से। इसका मुख्य कार्य और जो उद्देश्य क्या है? समीक्षा करना सभी के राजकीय प्रयोजनों सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोगों में हुई प्रगति की समीक्षा करना। सिफारिशें अपनी समीक्षा के आधार पर सिफारिशें तैयार करती है। रिपोर्टिंग सिफारिशों को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना होता है। निरीक्षण सरकारी कार्यालय और संस्थानों का निरीक्षण करते हैं और राष्ट्रपति बाद में क्या करते हैं? सदन में रखवाते हैं इसको। फिर है प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है इसकी? समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है, जो इस संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं और संबंधित राज्य सरकारों को क्या करते हैं? ये भेजते हैं। समिति को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए 10-10 सदस्यों वाले 3 उप समितियों में बांटा गया। ये जो है आपको शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है या दिखाई दे रहा है? ये उस वेबसाइट से लिया गया है जो भारत सरकार की है। संसदीय राजभाषा समिति, ये इसी से लिया गया। संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। माननीय गृह मंत्री जी इसके समिति के अध्यक्ष होते हैं। राजभाषा के कार्य की प्रगति निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को 3 उप समितियों में विभाजित किया। समिति के 3 उप समितियां अब तक 18,572 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी है। लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी है, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल शामिल है। इस कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के 12 खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। 9 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश हो गए हैं। क्या आदेश हो गए? इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है। अध्यक्ष कौन है? श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन है इसके? श्री भर्तृहरि मेहता। इसके अलावा जो 3 समितियां हैं, तो पहली जो उप समिति है उसके जो संयोजक कौन है? डॉक्टर दिनेश शर्मा। दूसरे कौन है? दूसरे उप समिति के श्री उज्जवल रमन सिंह। और तीसरे के कौन है? श्रीयुक्त श्रीरंग अपा चंदू वार्ने। यह है संविधान और समिति का गठन। 1950 से 76 संविधान का प्रभाव। 1950 संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी और अन्य भाषाओं के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की बात करता है, क्योंकि मूल रूप से वैसे तो 22 भाषाएं अभी, लेकिन जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो
अब उसके लिए कोई एक लैंग्वेज जो है वो तय नहीं की गई है, तो 22 भाषाओं का जो आधार है वो तय। समिति का गठन 1976, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए 1976 में एक स्थायी संसदीय राजभाषा समिति बनी, जिसमें 30 सदस्य, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा होते हैं, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष तो वही बात है। फिर समिति के कार्य 1976 से 2025, निरीक्षण और रिपोर्ट वही चीजें। उप समितियां कार्यों को सुचारू बनाने के लिए 3 उप समितियां बनी है, हजारों कार्यों में निरीक्षण किया गया है, वही चीजें जो ऊपर पढ़ा है। तकनीकी और शैक्षणिक प्रयास, समिति ने हिंदी शब्दकोश विकसित किए हैं। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है जो 8वीं अनुसूची की भाषाओं का हिंदी में अनुवाद कर सकेगा। लक्ष्य 2047 सितंबर 2024 में समिति के अध्यक्ष ने 2047 तक देश के संपूर्ण कामकाज के में हिंदी के उपयोग का लक्ष्य रखा है। प्रमुख अपडेट्स 2025, संथाली संविधान विमोचन दिसंबर 2025, लेटेस्ट ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया, जो संविधान के ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के साथ मेल खाता है। इससे भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालयों का निरीक्षण समिति के उप समूह ने जनवरी 2025 में वस्त्र मंत्रालय जैसे संस्थानों का निरीक्षण किया और हिंदी के कार्यान्वयन की जो सराहना की, घोषणाएं और परिपत्र। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा अक्टूबर 2025 में शुद्धि पत्र और अन्य प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ समिति के रिक्त पदों को भरने और विभिन्न कार्यों की परिपत्र जारी किए गए। फिर है राजभाषा कार्यान्वयन, राज्यपालों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकों में हिंदी के प्रयोग और क्षेत्रीय भाषा के समान पर चर्चा हुई, और जैसे मराठी, तमिल में पत्रों का जवाब हिंदी अनुवाद के साथ में देना। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं क्रमवार कौन कौन सी देखिए। संविधान लागू होने के समय 1950 में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 लैंग्वेज। कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया जिसको अब ओडिया कहा जाता है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में फिर सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। देख लेना। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई। इस बात का ध्यान रखना। महत्वपूर्ण जानकारी, कुल भाषाएं कितनी है? 22 जनवरी 2025 तक। संसदीय राजभाषा समिति, यह समिति 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और हिंदी के आधारित उपयोग से संबंधित मामलों पर विचार करती है। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तिथि और समय सीमा 1950 संविधान के साथ 14 भाषाएं शामिल थी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और जोड़ी गई और 2011 उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया। 1996वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार जो समितियां हैं, अब नई समिति है संविधान में संसदीय विशेषाधिकार समिति, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमिटीज। संसद के सदस्यों और सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार और छूट प्रदान करती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, जिसमें संसद में बोलने की स्वतंत्रता, सदन की कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार और गिरफ्तारी से छूट कुछ मामलों को छोड़कर शामिल है। ध्यान रखना, ये समितियां किसी भी विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है और अध्यक्ष और सभापति को क्या करती है? रिपोर्ट करती है। सभापति जो राज्यसभा का होता है और अध्यक्ष लोकसभा का, जिस पर सदन अंतिम जो निर्णय लेता है। कौन लेता है? सदन लेता है। जिस सदन में जाती है उसको। विशेषाधिकार समितियां क्या है? ये संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा द्वारा गठित तदर्थ समितियां, एड हॉक कमिटीज हैं जो संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से, जो संसदीय विशेषाधिकार है उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों की क्या करती है? जांच करती है। लोकसभा में 15 सदस्यों की और राज्यसभा में 10 सदस्यों की समिति होती है। सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर नामित होता है। फिर है इनके कार्य क्या है? जांच। जब कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति, ध्यान रखना इस चीज का,
बाहरी व्यक्ति विशेषाधिकार का हनन या मामला उठाता है तो अध्यक्ष सभापति समिति को भेज सकते हैं। रिपोर्ट समिति मामले की जांच करती है और सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्राथमिकी अंतिम प्रस्तुत करती है, जिसमें दोषी पाए जाने पर दंड की सिफारिश भी हो सकती है, जैसे चेतावनी देना, निंदा करना या अस्थायी कारावास की सजा हो सकती है। सदन का निर्णय, समिति की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होती है और अध्यक्ष या सभापति के अनुमोदन के बाद ही अंतिम निर्णय किया जाता है। ध्यान रखना इस बात में। संसदीय विशेषाधिकार के मुख्य बिंदु, जैसे आप देखते हैं कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है इनका, जो मुख्य लीडर हैं राहुल गांधी जी, इनके खिलाफ जो मामला उठा था। संसदीय विशेषाधिकार के मुख्य बिंदु क्या है? संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 105, इसके बारे में भी दिया हुआ है। 105 में क्या लिखा हुआ है? संसद के लिए है ये। और अनुच्छेद 194 राज्यों के लिए, राज्यों की जो विधायिका उनके लिए। उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता बनाए रखना ताकि वे बिना दबाव के काम कर सके। उदाहरण, सदन में भाषण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2। सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार संसद के कानून के अधीन होगा। फौजदारी मतलब सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट सत्र के दौरान। विशेषाधिकार हनन के दंड क्या है? सदस्यों को जो चेतावनी, निंदा, निलंबित करना या अधिकतम सत्र की अवधि तक कारावास जो संसद द्वारा तय किया जाता है, उसके आधार पर उसको क्या किया जाता है? उसको पनिशमेंट रखा जाता है। भारतीय संविधान में विशेष अधिकार समिति प्रिविलेज कमिटीज पर सीधे प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उनके अधिकार और कार्य प्रणाली संसद के नियमों और संविधान के तहत निर्धारित होती है। ध्यान रखना, जिसमें उनके विशेषाधिकारों का दुरुपयोग उनका रोकने और निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियम शामिल है। जैसे सदन की कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग करना, क्या क्या चीजें शामिल है देख लेना। अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाना या गुप्त कार्यवाही का खुलासा करना विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यह समिति इन उल्लंघनों की जांच करके रिपोर्ट देती है, लेकिन अंतिम शक्ति सदन के पास होती है। मुख्य बिंदु, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखो इसमें और पढ़ लेते हैं। वही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, विधानमंडल के सदस्यों को सदन के भीतर किसी भी बात पर बोलने और मत देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा, मतलब जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं है। सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मदद के लिए सदस्य किसी न्यायालय में उत्तराधिकारी नहीं होता है। विशेषाधिकार प्रिविलेज, विधानमंडल में सदनों के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार उन्मुक्तियां तय होती है जो समय समय पर कानून द्वारा परिभाषित की जाती है, और जब तक परिभाषित ना हो तब तक वे वही रहती है जो 26 जनवरी 1950 को हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थी। गैर सदस्यों पर लागू, गैर सदस्यों पर लागू, ये अधिकार उन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें विधानमंडल या उनकी समितियों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल। अब वहां लिख देगा कि केवल जो सदन के सदस्य उनके लिए होता है, लेकिन ये भी उसमें शामिल होता है। मुख्य नियंत्रण और सीमाएं, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होगा। विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों और संसद के प्रक्रिया नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अधीन है। अनुच्छेद 105 का सब क्लॉज 1, और जो संसद किसके लिए है? पार्लियामेंट के लिए, और यह राज्यों की विधायिका के लिए अनुच्छेद 194 सब क्लॉज 1। न्यायालय द्वारा समीक्षा की सीमा कितनी है? न्यायालय द्वारा संसद या उसकी समितियों की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकते। न्यायालय संसद की उन समितियों की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन विशेषाधिकारों के उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामलों में न्यायालय की भूमिका पर बहस होती है, खासकर जब मौलिक अधिकारों या सामान्य कानून से टकराते हैं तब। फिर है दुरुपयोग पर रोक, संसद को व्यक्तिगत लाभ, उत्पीड़न या अनुचित टिप्पणियों के विशेषाधिकार का उपयोग करने से बचना चाहिए। विवेकपूर्ण और जवाबदेह तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामान्य कानून का प्रभाव, विशेषाधिकार है आपराधिक या प्रतिबंधात्मक मामलों में गिरफ्तारी से पूर्ण छूट नहीं देते। ध्यान रखना, खासकर अगर मामला विशेषाधिकार से संबंधित नहीं हो। संसद के नियमों का पालन, विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के लिए आंतरिक कार्यप्रणाली नियम होते हैं, जैसे नोटिस देना, समय सीमा तय करना, जिनका पालन करना होता है।
सदन की सर्वोच्चता, समिति के अधिकतर सदन में सामूहिक अधिकारों के अधीन होते हैं। सदन अपने सदस्यों के विशेषाधिकार को निलंबित कर सकता है। ध्यान रखना, सदन अपने सदस्य के विशेषाधिकार को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। हालांकि यह दुर्लभ है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता था, जटिल हो जाता है। फिर है आर्टिकल 105 के मुख्य प्रावधान, जैसे उसमें दिया था जो पार्लियामेंट के लिए था, तो हम इसके लिए बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जो है जो 194 उसकी भी बात कर लेंगे। इसमें क्या प्रावधान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान और संसद के नियमों के तहत संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, मतलब उसे छूट है। इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीजरिंग, संसद या उसी किसी समिति में कही गई बात दिए गए मत के किसी सदस्य के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं होगी। यदि आप सदन में कुछ कह रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, यह है राइट्स टू पब्लिक प्रोसीजरिंग, संसद के सदन के प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट या कार्यवाही के प्रकाशन से संबंध में किसी रिपोर्ट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में भी किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का। विशेषाधिकार है उनका निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेज, अन्य मामलों में संसद के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार वही होंगे जो संसद कानून द्वारा तय करेगी, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान होंगे। अन्य व्यक्तियों पर लागू, यह अधिकार उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जिन्हें संसद में बोलने और कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है, जैसे सदस्य जो अटॉर्नी जनरल की बात हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194, राज्य विधानमंडलों, अब पहले जो है वो कंप्लीट 105 हो गया, अब हम लोग 194 पढ़ रहे हैं राज्यों के लिए। राज्य विधानमंडलों असेंबली काउंसिल के सदस्यों और समितियों के शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज से संबंधित है, जो उन्हें सदन के अंदर बोलने, चर्चा करने, कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है, और किसी भी कार्यवाही के लिए अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराता। लेकिन यह स्वतंत्रता संवैधानिक प्रक्रियाओं के अधीन होती है। ध्यान रखना, मुख्य बिंदु, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही बात है, न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा और विशेषाधिकार जो हमने वहां पर बात की थी। गैर सदस्यों पर लागू, जैसे अटॉर्नी जनरल। सिविल मामलों से जुड़े विशेषाधिकार, सिविल मामलों से जुड़े हुए कुछ। फिर है गिरफ्तारी से छूट, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, संसद सदस्य या सांसद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ध्यान रखना कि धारा 135 के तहत सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। फिर यह छूट संसदीय सत्र के दौरान और संसद जो सत्र है शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक लागू रहता है। इस बात का ध्यान रखना भाई। यह छूट केवल सिविल मामलों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अगर क्रिमिनल मामला होगा तो नहीं होगा। आपराधिक या निवारक हिरासत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में नहीं होगा। संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 105 संसद सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित, और अनुच्छेद 194 किसे है, राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित, और अनुच्छेद 122 किसे है, न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की वैधता की जांच करने से रोकता है। 3 आर्टिकल ध्यान रखना। फौजदारी मामले और संसदीय विशेषाधिकार के बीच अंतर 2025 के संदर्भ में पढ़ते हैं हम लोग। विशेषाधिकारों का उल्लंघन, क्या कहता है ये, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति संसदीय कामकाज जैसे बोलने की स्वतंत्रता, सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, ऐसे मामलों में विशेषाधिकार समिति कार्यवाही कर सकती है। फिर है फौजदारी मामले, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आम कानून के तहत अपराध होते हैं, ठीक है। रिश्वतखोरी, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी जैसे जेएमएम मामले में संसदीय विशेषाधिकार से सुरक्षित नहीं है।
और ऐसे मामलों में सांसदों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। गंभीर आपराधिक आरोप ग्रेव क्रिमिनल चार्जेस 2025 में संविधान संशोधन बिल 130वां संशोधन जैसे प्रस्ताव यह दर्शाते हैं कि गंभीर आपराधिक जो आरोप है का सामना कर रहे मंत्रियों और सांसदों को हटाने की प्रक्रिया हो सकती है ताकि राजनीति का अपराधीकरण न हो और जवाबदेही जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो। फौजदारी आपराधिक मामलों से जुड़ा क्रिमिनल कनेक्शंस, अवमानना, कंटेम्प्ट, सदन के आदेशों का पालन न करना या सदन या सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक लिखना या बोलना फौजदारी की श्रेणी में आ सकता है। ध्यान रखना इन चीजों का। जो विशेषाधिकार हनन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आधार बनता है, इनका ध्यान रखना। ठीक है। झूठे बयान देना, सदन में तथ्यों को छिपाना या गलत जानकारी देना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। यह भी भविष्य में आपराधिक कार्रवाई का आधार बन सकता है, हालांकि यह अक्सर विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत आता है। फिर 2025 के उदाहरण और परिप्रेक्ष्य एग्जाम्पल ऑफ पर्सपेक्टिव। जीएमएम रिश्वतखोरी मामला ब्रेवरी केस, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सांसदों द्वारा तय रिश्वत लेना विशेषाधिकार नहीं है। ध्यान रखना क्या कर रहा है, और वे इसके लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं। यह विशेषाधिकार की सीमा को दर्शाता है। फिर कर्नाटक विधायक नकल प्रकरण, एक व्यक्ति को विधायक की नकल करने वाले वीडियो के लिए विशेषाधिकार हनन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और यह दिखाता है कि केवल नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधायिका के विशेषाधिकार आपस में टकराते हैं। केएस सिंह केस, यह मामला स्थापित करता है कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू संसदीय विशेषाधिकारों की संवैधानिक सीमाओं जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, की जांच कर सकती है और विशेषाधिकार जो है मौलिक अधिकारों जैसे से ऊपर नहीं है। जो विशेषाधिकार है वो मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। संक्षेप में पढ़ते हैं। विशेषाधिकार समितियां स्वयं फौजदारी मुकदमे का संचालन नहीं करती हैं, बल्कि वे सदन की अवमानना या विशेषाधिकारों के हनन जो आपराधिक हो सकते हैं के मामलों की जांच करती हैं और सजा देती है, जबकि आपराधिक मामलों में कोर्ट जो आपराधिक मामले वो कोर्ट में चलते हैं जहां संसदीय विशेषाधिकार की सीमा तय होती है। फिर है भारतीय संविधान में सीधे तौर पर आचार समिति, अब ये नई कमेटी है, आचार समिति एथिक्स कमेटी का उल्लेख नहीं है, बल्कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के लिए समितियां गठित की जाती है जो आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सुनिश्चित करती है और कदाचार की जांच करती है। भारत निर्वाचन आयोग ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में तदर्थ व 2015 में स्थायी में बनी ये समितियां सदस्यों के नैतिक व्यवहार की जांच करती है और शिकायतों पर कार्यवाही करती है। आचार जो समिति है उनको एथिक्स कमेटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। उद्देश्य संसद सदस्यों एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नैतिक आचरण की निगरानी करना और कदाचार मिसकंडक्ट से जुड़ी शिकायतों की जांच करना और जवाबदेही, इससे क्या होगा, जवाबदेही सुनिश्चित हो बढ़े। राज्यसभा 4 मार्च 1997 को गठित की गई और सदस्यों के नैतिक आचरण और कदाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है। फिर है लोकसभा 2000 में सदस्य एडोक तदर्थ एडोक रूप में बनी और मतलब अस्थायी बनी और 2015 में स्थायी हुई। 15 सदस्य होते हैं और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये? यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जो राजनीतिक जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निर्धारित मानकों का एक समूह है। उनके लिए जो कुछ पैरामीटर्स है, स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, उनका एक समूह है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे चुनाव आयोग या चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद लागू करता है। कब करता है? चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां के तहत लागू होती है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है। कार्य क्या है? सुनिश्चित करती है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो
और सत्ताधिकारी दल अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करें, जिसे नई योजनाओं की घोषणा न करें। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में आप नई घोषणा कर रहे हैं तो वो इसके जो रूल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। इससे पहले जो घोषणाएं चल रही थी या लागू हुई थी, आप उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू चला सकते हैं। आचार समिति का विकास शुरुआत 1996 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के प्रस्ताव के बाद गठन की इसकी पहल हुई। राज्यसभा 1997 के आर नारायण ने राज्यसभा के लिए स्थापित किया। ध्यान रखना इसका। लोकसभा 2000 से लेकर 2025 पहले तदन समिति एडॉक थी, अस्थायी थी, और बाद में 2015 में इसको क्या किया गया, स्थायी बना दिया गया। भूमिका और शक्तियां, संसद सदस्यों के आचरण की जांच करना, आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करने वाली एकमात्र समिति है। ध्यान रखना, आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करने वाली एकमात्र समिति है। ध्यान रखना इस बात को। निंदा या निलंबन जैसे दंड की सिफारिश भी कर सकती है ये। आदर्श आचार संहिता और आचार समिति का क्या संबंध, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आचार समिति आदर्श आचार संहिता के पालन की भी निगरानी करती है, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अब यहां लिख देंगे कि वो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित होती है या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करती है कि संसद जो सदस्य हैं वो जाति धर्म के आधार पर न भड़काएं और निजी जीवन की आलोचना न करें। याचिका समिति से तात्पर्य भारतीय संसद में याचिका समिति से जो लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य, दोनों में एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है, जिसे याचिकाओं की जांच करके शिकायतों का प्रतिनिधित्व करके जो याचिका समिति पर ठीक है, यह सुनिश्चित करके जनता की आवाज निवारण के लिए विधायिका तक पहुंचे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया, जो भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सी समिति पढ़ रहे हैं, याचिका समिति। ठीक है, याचिका समिति के मुख्य पहलू क्या है, उद्देश्य नागरिकों के अधिकार, शिकायतों और संसद से संबंधित मुद्दों के बारे में ये क्या करती है, याचिकाओं को प्राप्त करती है और इसकी जांच करवाती है और उसकी रिपोर्ट देती है, तथा जनता और संसद के बीच एक सेतु, एक जो आधार है उसके बीच में के रूप में कार्य करती है, मीडिएटर के रूप में, एक बांध के रूप में काम करती है, संगठन पुल के रूप में। लोकसभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होता है 15 सदस्य, लोकसभा में 10 सदस्य। नेतृत्व लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। इतिहास, यह सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसका गठन 1924 में हुआ था और इसकी जड़ें मॉन्टेग्यू फ्रॉड सुधारों में निहित है। संवैधानिक संबंध, इन समितियों से संबंधित मामले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आते हैं। संबंधित संवैधानिक निकाय और अवधारणा, संविधान सभा समितियां या याचिका समिति संसदीय कार्यों से संबंधित है। यह मूल संविधान सभा, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था, के पास संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां जैसे मसौदा समिति, मौलिक अधिकार समिति आदि इससे रिलेवेंट है। जनहित याचिका PIL याचिकाओं की तरह सुप्रीम कोर्ट में PIL का उद्देश्य भी संवैधानिक अधिकारों जैसे आर्टिकल 14, 15 और 21 को बरकरार रखना और जनता की शिकायतों का समाधान करना, जैसा कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों में देखा गया है। संसदीय याचिका समितियों संबंधित अपडेट्स, नागरिकों की भूमिका। भारतीय संविधान के तहत याचिका समिति दोनों लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकों को अपनी शिकायतों और सुझाव रखने के लिए देती है। यह सीधे संसद से जुड़ सकते हैं। न्यायिक सुधार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के लिए 3 साल के कानूनी अभ्यास की आवश्यकता की बहाल की और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यभार पर भी चर्चा हुई, जिसे याचिका समिति के कार्यक्षेत्र में देखा जा सकता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, या सरकार को समितियों की सिफारिशों पर समय समय सीमा में जवाब देना और अनिवार्य बनाने पर क्या कहा गया है कि सरकार को समितियों की सिफारिशों पर समय सीमा में जवाब देना, ऐसा नहीं हो कि आप लेके बैठ गए, और देना अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया, जिससे जवाबदेहिता बढ़े।
संविधान और कानून से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती दी जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा हटाने और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने पर सवाल उठे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का समय दिया। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025। इस अधिनियम को चुनौती दी गई कि स्किल बेस्ड गेम्स जैसे रमी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। राज्यपालों की शक्तियां अनुच्छेद 200 और 201 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के मामले में सीमित परमादेश जारी करने की बात की जिससे उनकी शक्तियों पर स्पष्टता आई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 संभावित क्या है? एक ऐसे विधेयक के खिलाफ चिंताएं व्यक्त की गई जो केंद्र को विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए एजेंसियों के दुरुपयोग की अनुमति दे सकता है। हालांकि यह विधेयक अभी चर्चा में है। जो जैसे सीबीआई, ईडी इनकी बात चल रही है, एनआईए वगैरह। याचिका और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े प्रमुख प्रतिबंध कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। यदि भी अधिकारों के लिए याचिका दायर करने का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट पर यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संप्रभुता, अखंडता और राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, मानहानि और अपराध के उकसाने के मामलों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संसदीय चर्चाओं पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 121। संसद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक कि उनके पद से हटाने महाभियोग का प्रस्ताव न हो। इससे उनके पद से हटाने महाभियोग का प्रस्ताव न हो, इससे न्यायिक नीतियों और कार्यों का राजनीतिकरण रोका जाता है। मतलब राजनीतिक जो न्यायिक मामला जुडिशरी है इसमें हस्तक्षेप जो लेजिस्लेटिव है वो ना करें। दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची और 91वां संविधान संशोधन, मंत्री स्तरीय जो सीमाएं वो है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित ध्यान रखना कि कुल संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। अयोग्यता, दल बदल, अपनी पार्टी छोड़ने वाले पुनर्निर्वाचित होने तक मंत्री पद के लिए अयोग्य होंगे। विलय, विभाजन या विलय की अनुमति तभी दी जा सकती है जब पार्टी के 2/3 विधायक सहमत हो, जिसे छोटे पैमाने पर सौदेबाजी पर रोक लगा सकते हैं। जो आयाराम गैराम की जो बात में देखते हैं दल बदल वाला जो पढ़ेंगे उसको आगे। जनहित याचिका, पीआईएल का संदर्भ, हालांकि जनहित याचिका कोई समिति नहीं है, फिर भी वे किसी भी नागरिक समूह को जनहित में अदालतों की याचिका दायर करने की अनुमति देती हैं, लेकिन अदालतें तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित याचिकाओं को खारिज कर सकती है जिसे वास्तविक जनहित की शिकायत सुनिश्चित हो सके। संविधान निर्माण से लेकर अब तक 1950 से 2025 की प्रमुख जो यात्राएं हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की याचिकाएं 1946 से 1949। संविधान निर्माताओं ने जनता की मांगों और सुझाव प्राप्त करने के लिए याचिकाएं मांगी थी और संविधान के आधार पर बने। संविधान सभा का लागू होना और अनुच्छेद 136 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसने विशेष अनुमति याचिका एसपीएल का आधार अनुच्छेद 136 प्रदान किया, जिसे आम नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सके। संसदीय समितियों का विकास 1950 से 2000 के बीच में। स्वतंत्रता के बाद प्राक्कलन समिति 1950, लोक लेखा समिति जैसी स्थायी समितियां बनी। 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियां का गठन हुआ, जिसे विधायी निगरानी बढ़ी और जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाने लगा। महत्वपूर्ण संशोधन और कानूनी बदलाव 1950 से 2025। संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई नागरिकों के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े हैं, जैसे 106वां संशोधन जो महिला रिजर्वेशन से है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा, इसको 2019 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जो संवैधानिक बदलावों का एक बड़ा उदाहरण था। विभाग संबंधी स्थायी समितियां, इनके बारे में इनका गठन और उद्देश्य। अगस्त 1989 में 3 विशेष समितियों के स्थान पर इनकी शुरुआत हुई और अप्रैल 1993 में 17 समितियों के रूप में औपचारिक गठन हुआ, जिसे जुलाई 2004 में बढ़कर इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। इनका मुख्य उद्देश्य संसद को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों
विभागों के कार्यों पर विचार विमर्श करने और रिपोर्ट देने में मदद करना है। इसका स्ट्रक्चर संरचना क्या कहती है? कुल समितियां कितनी है? 24 सदस्य। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे? 31 सदस्य। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के लिए और राज्यसभा के सभापति राज्यसभा सदस्यों के लिए मनोनीत करेंगे। कार्यकाल 1 वर्ष। सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय अध्यक्ष और सभापति के अनुसार। फिर है प्रमुख कार्य की फंक्शंस क्या है? अपने क्षेत्राधिकार के मंत्रालयों विभागों के बजट अनुमानों की जांच करना। फिर बाद में सरकारी नीतियों और कार्यक्रम की समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिश करना। मंत्रालयों द्वारा बनाए गए विधेयकों बिल्स पर विचार करना। लोकसभा से संबंधित समितियां 16 समितियां और 8 और पढ़ेंगे राज्यसभा से। टोटल कितनी हो गई? 24। पहली समिति कौन सी है लोकसभा से? कृषि संबंधी समिति। फिर बाद में इनमें कौन मेंबर है उनकी भी बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी समिति। फिर है रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी। फिर है श्रम संबंधी। फिर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी, रेलवे संबंधी, शहरी विकास संबंधी। फिर जल संसाधन रसायन उर्वरक संबंधी। फिर है ग्रामीण विकास संबंधी। फिर है कोयला इस्पात संबंधी, सामाजिक न्याय और आधिकारिता समिति। अब आए राज्यसभा से जो 8 समितियां उनको पढ़ते हैं। वाणिज्य संबंधी समिति, जो गृह मामले हैं उनसे संबंधित। मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग संबंधी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति। ध्यान रखना इसमें लोकसभा का नाम डाल देता है और यह राज्यसभा में है। परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति। फिर है कार्मिक लोक शिकायत और कानून न्याय संबंधी समिति। ठीक है, ये 8 हो गए कंप्लीट। अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। विभाग संबंधी स्थायी समितियां, उनके प्रमुख जो रिस्ट्रिक्शंस सीमाएं लिमिटेशंस उनके लिए सीमित अधिकार क्षेत्र। ये समितियां केवल मंत्रालयों के कामकाज की जांच और नीतियों की समीक्षा करती है। इनके पास कानून बनाने और सरकार निर्णयों को सीधे बदलने की इनके पास शक्ति नहीं होती है। अनुशंसनात्मक प्रकृति, इनकी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार या संसद द्वारा इन्हें स्वीकार करना या न करना वैकल्पिक होता है, जिससे सिफारिशों का अनुपालन कम होता है। उच्च अनुपस्थिति सदस्यों, सांसदों की बैठकों में लगातार अनुपस्थिति, जिससे समितियों के काम की दक्षता प्रभावित होती है। संसाधन है और विशेषज्ञता स्पेशलिटी की कमी, समितियों के पास गैर विश्लेषण के लिए पर्याप्त संसाधन, स्टाफ और विश्लेषण सलाहकारों की कमी होती है। राजनीतिकरण, जो पॉलिटिकल बाइस्ड होते हैं, कभी कभी राजनीतिक हितों के कारण निष्पक्ष विश्लेषण के बजाय पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। मंत्रालयों का असहयोग, कभी कभी समिति के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं। कार्यालय की अवधि, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए। इन्हें मंत्रालय के पूरे कार्यकाल या नीतियों का गहन विश्लेषण करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 118 सब क्लोज 1 क्या कहता है? इन समितियों से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित करता है और ये समितियां संसद की निगरानी और साइट्स प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उपरोक्त सीमाओं के कारण इनका प्रभावशीलता जो है वो घट जाती है। इनका जो अपडेट है पढ़ते हैं। पुनर्गठन, अक्टूबर 2025 में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद इन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों का पुनर्गठन किया गया। पार्टियों का प्रतिनिधित्व, बीजेपी में 11, कांग्रेस से 4, टीएमसी से 2, डीएमके से 2, अन्य दलों को इसमें समितियां शामिल की, अन्य दलों को समितियां मिली। प्रमुख अध्यक्ष शशि थरूर, विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष। फिर राजीव प्रताप रूडी, जल संसाधन मंत्रालय से जुड़ी समिति के प्रमुख। डोला सेन, वाणिज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष। फिर है राधा मोहन दास अग्रवाल, ये किससे संबंधित है? जो डोला सेन, ये टीएमसी से। राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी से हैं। गृह मंत्रालय से जुड़ी समिति के लिए जिम्मेदार। कार्य मंत्रालय, कार्य प्रणाली है। समिति के अध्यक्षों और सांसदों ने 1 साल में रिपोर्ट बनाने की मुश्किलों के कारण यथावत नियुक्ति रखने की अपील की थी, जिसे स्वीकार
कर लिया गया। संरचना और कार्य, कुल सदस्य 24, सदस्य संख्या प्रत्येक समिति में 31, 21 लोकसभा से और बाकी जो 10 है वो राज्यसभा से। आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 शक्तियां और विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 कार्य संचालन के तहत इन्हें अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखना। फिर है लोक नीति और प्रशासन। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करना, विधेयकों पर विचार करना और सरकार के कामकाज पर नजर रखना। संक्षेप में अप्रैल 2025 में समितियों का पुनर्गठन हुआ, जिसे विधायी कार्यों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण निभा रही है और 18वीं लोकसभा के कार्यों को सुचारू रूप से बनाने के लिए ऐसा किया गया। भारतीय संसद की 24 विभागीय समितियां जो है अध्यक्षों की सूची दिसंबर 2025 तक अत्यंत जानकारी के लिए कुछ है। मतलब जो 24 अनुसूची है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किन किन के कौन कौन से अध्यक्ष हैं। कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जो लेटेस्ट है तो उनके हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये इसके अध्यक्ष हैं। रसायन और उर्वरक जो है इस समिति के हैं कृति आजाद झा। फिर है कोयला खान और इस्पात अनुराग सिंह ठाकुर। वाणिज्य के डोला सेन। रक्षा के राधा मोहन सिंह। फिर है ऊर्जा समिति है श्रीरंग अप्पा बारपे। विदेश मामले शशि थरूर। वित्त के भर्तृहरि मेहता ये है। फिर उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण कनिमोजी करुणानिधि ये है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी निशिकांत दुबे। श्रम वस्त्र और कौशल विकास बसवराज बोमई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सुनील तटकरे। रेलवे में सीएम रमेश। ग्रामीण वाणिज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज सप्तगिरी शंकर उलाका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन इसमें है भुवनेश्वर कलिता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पीसी मोहन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रोफेसर रामगोपाल यादव। यह है आवास और शहरी मामले मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी। जल संसाधन राजीव प्रताप रूडी। परिवहन पर्यटन और संस्कृति संजय कुमार झा। गृह मंत्रालय राधा मोहन दास अग्रवाल। उद्योग तिरुचि शिवा। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय इसमें है। यह समिति राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित अध्यक्ष के अधीन आती है, ध्यान रखना भाई। शहरी विकास यह समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित अध्यक्ष के अधीन आती है, दोनों का ध्यान रखना। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय ये इसमें है और शहरी विकास ई। भारतीय संविधान के संदर्भ में विभागीय समिति तदर्थ समितियां एडॉक जो कमिटीज है अस्थायी है उनकी बात करते हैं। अस्थायी समितियां थी जो संविधान निर्माण के दौरान किसी भी विशेष कार्य या मुद्दे जैसे नागरिकता मौलिक अधिकार या झंडा समिति जो है उस पर गौर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। अपना काम पूरा करने के बाद भंग हो जाती है, सत्ता समाप्त हो जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर मौलिक अधिकारों पर बनी समितियां ये समितियां किसी एक विभाग के लिए नहीं बल्कि संविधान के किसी भी खास हिस्से पर गहन विचार विमर्श के लिए गठित होती है। तदर्थ समितियां एडॉक कमिटीज की मुख्य बातें क्या है, ये अस्थायी प्रकृति की होती है। इनका गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है, काम पूरा होने के बाद में सत्ता खत्म हो जाती है। विशिष्ट कार्य के लिए किसी विशेष विधेयक रिपोर्ट या मुद्दे की जांच के लिए बनाया जाता है, सौंपा जाता है। संविधान सभा के दौरान प्रमुख तदर्थ समितियां 1946 से 1950 के बीच में, ये समितियां 1950 में संविधान लागू होने से पहले बनाई गई थी और इन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समितियां एस वरदाचारी की अध्यक्षता में, ध्यान रखना भाई किसकी अध्यक्षता में, सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी की अध्यक्षता में, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधानों का मसौदा तैयार किया। नागरिकता पर तदर्थ समिति इसकी अध्यक्षता भी एस वरदाचारी ने की थी। संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य मसौदा संविधान की जांच करना था। फिर 1950 के बाद की स्थिति, संसदीय समितियां 1950 के बाद भारतीय संसद ने विभिन्न मामलों के लिए तदर्थ समितियां जो है गठित की। ये समितियां विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित की, जैसा कि हमने बता दिया। संविधान संशोधन
संविधान में अब तक 106 से अधिक संशोधन किए गए, लेकिन यह प्रक्रिया स्थायी संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी बहसों और नियमित विभागीय समितियों के माध्यम से पूरी की जाती है, न कि किसी एकल व्यापक या तदर्थ समिति के माध्यम से। न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में संविधान की व्याख्या और संशोधन की वैधता, विशेषकर मूल संरचना सिद्धांत जो बेसिक स्ट्रक्चर है के माध्यम से तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह एक न्यायिक प्रक्रिया न कि एक तदर्थ समिति का कार्य। संविधान सभा का कार्यकाल 1946 से 50 की प्रमुख तदर्थ समितियां। संविधान में विभिन्न विशिष्ट कार्यों के लिए कई तदर्थ समितियां बनाई गई, जैसे राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति, इसने राष्ट्र ध्वज के डिजाइन और स्वीकार्यता पर कार्य किया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा के कार्यों पर समिति फिर है संविधान सभा के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए बनाई गई। नागरिकता के मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति, ये सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां उनका कार्य क्षेत्र है, उनसे जुड़े पहलू है, उनसे बात करती है। वित्त और कर्मचारी समिति संविधान सभा की वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाई गई। संविधान लागू होने के बाद 1950 से 25 तक तदर्थ समिति की प्रकृति, समितियों और आयोगों के उदाहरण। 1953 भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन, जो दर आयोग था, दर आयोग कमीशन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए बनाई गई। 1950 से 60 केंद्र राज्यों के संबंधों पर समितियां, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर समितियां, जैसे राजभंडार समिति, राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति संतुलन पर विचार करने के लिए बनाई गई। 1980 सरकारी आयोग केंद्र राज्यों के संबंधों में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशों के लिए बनाई गई। 2000 में पूंजी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर आगे की सिफारिशें देने के लिए। मौलिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों, चुनाव सुधारों जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, अन्य संवैधानिक मुद्दों पर समय समय पर तदर्थ समितियां विशेषज्ञ समूह बनते हैं और संविधान के वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं, उनको मदद करने में डालते हैं। संविधान 130 संशोधन अधिनियम 2025 के पहलू, इसमें क्या है, यह विधेयक उद्देश्य क्या था, यह विधेयक जो संविधान है उसके अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 केंद्र और 164 राज्यों के लिए और 239 AA दिल्ली में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी लाई जा सके। प्रावधान क्या है, यदि कोई मंत्री PM या CM से किसी ऐसे अपराध में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है, तो उसे 31वें दिन से पद पर हटा दिया जाएगा। प्रक्रिया ध्यान रखना भाई, इसका प्रक्रिया राष्ट्रपति या राज्यपाल PM या CM की सलाह न देने की स्थिति में 31वें दिन सत्ता हटा दी गई। PM या CM को 30 दिन बाद इस्तीफा देना होगा, अन्यथा पदमुक्त हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति, लोकसभा में पेश किया गया और तत्काल विरोध के बाद यह समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। इससे कुछ अपडेट, संसदीय समितियों का सुदृढ़ीकरण 2025 में संसदीय समितियों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान, समर्थन, जवाबदेही और जो सांसद है उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर भी बात हुई। न्यायिक समीक्षा 2025, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में संवैधानिक कामकाज में देरी और अपारदर्शिता को दूर करने के लिए संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है उन पर जोर दिया गया। जो संयुक्त संसदीय समिति, जो संयुक्त संसद समिति है, इनकी बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के सदनों से बनी है। यह एक तदर्थ समिति है जिसे किसी विशेष विधेयक या एक महत्वपूर्ण मामले जैसे वित्तीय घोटाले या जनहित का मुद्दा हो की गहन जांच के लिए बनाया जाता है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। यह अपना कार्य पूरा होने पर बंद कर दी जाती है, जिसका रिपोर्ट सरकार को सलाह देती है और हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होते। इसका गठन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विशेष विधेयक की जांच करना है, किसी घोटाले, बोफोर्स, हर्षद मेहता, केतन पारेख की पड़ताल के लिए होता है, जैसे जो मामले हुए थे उनके लिए। संरचना, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों, जो सत्ता में सरकार चला रही है उस दल की बात की जा रही है, उसको सत्तारूढ़ बोलते हैं।
और विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है और सदस्य संसद तय करती है। कार्यप्रणाली समिति विशेषज्ञों को बुला सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, साक्ष्य जुटा सकती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। प्रकृति अस्थायी प्रकृति है, उद्देश्य पूरा होने के बाद में सत्ता भंग हो जाती है। शक्तियों का प्रभाव किसी सिफारिशों को सलाहकारी होती है, यह बाध्यकारी नहीं है। जेपीसी का उद्भव और हमने ये पढ़ लिया। इसमें एक चीज अलग से पढ़नी है कि इसके जो अध्यक्षता है, ऊपर वाले में क्या पॉइंट रह गया था इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त लोकसभा का एक सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना। इसमें कुछ घोटाले थे। कौन कौन से घोटालों की जांच की थी इसने? भोपाल घोटाला 1987, रक्षा स्वदेश में भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित किया गया था। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992, शेयर बाजार में अनियमितताओं की जांच की थी इसने। केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला 2001 में, स्टॉक मार्केट की जांच 2002 में इसकी रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी 2016, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की जांच के लिए गठित विभिन्न संगठनों से बात की और रिपोर्ट पेश की। व्यक्तिगत डेटा पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 डेटा सुरक्षा से संबंधित इस विधेयक की जांच की। अडानी समूह से जुड़े मामले 2024-25 हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, हिंडनबर्ग जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट देने वाली एजेंसी है, उसके बाद अडानी समूह द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की बिक्री जांच के लिए विपक्ष द्वारा मांग की गई। भारतीय संविधान में व्यावसायिक सलाहकार समिति ये एक अलग है, ध्यान रखना कौन सी है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी। संसद इसमें लोकसभा और राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण समिति है जो विधायी कार्यों के लिए समय सारणी वो तय करती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस के लिए समय आवंटित करती है ताकि संसदीय कार्यवाही सुचारू, पारदर्शी और कुशल रहे। इनके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और यह कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं करती है, केवल सिफारिशें करती है जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सार्थक चर्चा में भाग ले सकें। मुख्य कार्य और विशेषताएं क्या है इसकी? समय निर्धारित करती है, कार्यसूची प्रबंधन करती है, फिर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। संरचना इसमें लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं जिनकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति या जो उपराष्ट्रपति है वो तय करते हैं। सदस्य इसमें बता दिया मैंने आपको। बैठकें आमतौर पर जो प्रत्येक सत्र है उसकी शुरुआत में और आवश्यकता अनुसार जब भी होती है करते हैं। संसद का कार्यकाल जो है वो प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से चले उसके लिए बहुत काम करते हैं। फिर भारतीय संविधान कार्य मंथन समिति, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटीज, इसके बारे में और पढ़ते हैं। नामक कोई स्थायी या वर्तमान में सक्रिय समिति नहीं है, ध्यान रखना। पहला, भारत सरकार द्वारा आखिरी मुख्य समीक्षा समिति राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस NCRWC थी, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी आखिरी बार। राष्ट्रीय संविधान कार्य संचालन समिति आयोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। समीक्षा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसका गठन 22 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, जस्टिस MN वेंकटचलैया थे। उद्देश्य क्या था? पिछले 50 वर्षों के अनुभव के आलोक पर यह जांचना था कि संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर शासन एक कुशल, सुचारू और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए संविधान को बदलते समय की जरूरत के प्रति कैसे बेहतर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यह देनी चाहिए। आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिशें करना था, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे विशेषताओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। स्थिति क्या है? आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और यह आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद भंग कर दिया गया। 2025 में यह सक्रिय नहीं है। 2025 से संबंधित कुछ अपडेट है, पढ़ते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, अगस्त 2025 में लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है।
यदि उन्हें गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो विधेयक को आगे जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, संविधान दिवस 2025 26 नवंबर 2025 को भारत को संविधान अपनाने की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के मामले 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता, राज्यपाल को विधायकों पर सहमति देने की शक्तियों पर राष्ट्रपति का संदर्भ और चुनावी रोल की जो समीक्षा है से संबंधित, भाई जो राज्यपाल है उसके लिए 1 महीने की बात की गई थी और समय निर्धारित, और जो राष्ट्रपति उसके लिए 3 महीने, तो वो कहा गया ऐसा। तो हम जब उनको पढ़ेंगे तब डिटेल से बात करेंगे उसमें। 2025 के प्रमुख घटनाक्रम, पहला बजट सत्र प्रबंधन जनवरी अप्रैल 2025, केंद्रीय बजट पूरक मांगों पर चर्चाओं को निर्धारित करने और मणिपुर के लिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा को संभालने और बीएससी की केंद्रीय भूमिका थी, जो सत्र के प्रवाह को आकार देने में इसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। विधायी समय निर्धारण समिति ने तटीय जहाजरानी विधेयक 2024, घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने वाला और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सहित प्रमुख विधेयकों के लिए आवंटन का निर्णय लिया, जिससे कुशल पारितीकरण सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक गतिशीलता, इंडिया ब्लॉक जैसी विपक्ष पार्टियों ने इन क्षेत्रों के दौरान बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा को मुद्दों को उठाने की योजना बनाई, जिसने विविध संसदीय बहसों की समायोजित करने के लिए बीएससी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? अब आगे क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। देखो, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है सरकार के विनियोग और वित्तीय खातों की जांच करना, क्योंकि नए कानून बनाना इसका काम नहीं है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखिए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? सरकार के विनियोग और वित्तीय खातों की जांच करना। किसकी देखरेख में होती है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट भी देखती है, ठीक है, की रिपोर्ट भी देखती है, ठीक। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटेड्स जो कमेटी है उसके बारे में पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखते हैं क्योंकि यह जो प्राक्कलन समिति है इसमें मैंने बताया कि इसमें 30 मेंबर होते हैं और केवल इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के जो मेंबर है वो इसमें शामिल नहीं होते। इसमें पहला ऑप्शन में दे रखा है कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यह सरकार के खर्चों का अनुमान लगाती है। यह स्थायी समिति नहीं है, स्थायी समिति तभी तो बात चल रही है। यह केवल लोकसभा के सदस्य बनती है, तो यह सही है। सरकारी आश्वासन समिति, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? देखो, संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच करना। फिर है 14 क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण समिति किसकी रिपोर्ट पर विचार करती है? यह राष्ट्रीय महिला आयोग। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा की कार्य प्रणाली तय करती है। फिर है विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या है कि संसद की अवमानना, कंटेम्प्ट टू पार्लियामेंट के मामलों की जांच करना। और ये सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक तदर्थ समिति एडॉक कमेटी है? तो संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। यह किसी विशेष कार्य के लिए बनती है, कार्य पूरा होने पर भंग हो जाती है। फिर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति, कमिटीज ऑफ वेलफेयर ऑफ एससी एसटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। फिर संसद की कौन सी समिति की सिफारिशें मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं होती है? तो यह उपयुक्त सभी है, किसी की बाध्यकारी नहीं होती है। इन सिफारिशों को केवल सलाह होती है और समय जो सरकार है उसमें बाध्यकारी नहीं होती है। जो सरकार है, भारत की संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति
कौन सी है? तो वित्त समिति है। सॉरी, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। फिर निम्नलिखित में से किस समिति में केवल लोकसभा के जो सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन को यहां पर आकलन कहा गया है, इंग्लिश में दोनों का मीनिंग एक ही है, आकलन या प्राक्कलन, ठीक है। फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन सी। फिर है कौन सी समिति सरकारी आश्वासनों की जांच करती है कि मंत्रियों ने सदन में किए गए वादों को किस हद तक पूरा किया है? तो यह है सरकारी आश्वासनों पर समिति। फिर है सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और जो 7 है वो राज्यसभा से। तदर्थ समितियां, एडहॉक कमिटीज किस प्रकार की समितियां होती है? अस्थायी होती है, सीधी सी बात है। अस्थायी समितियों का कार्य पूरा होने पर भंग हो जाती है, यह आंसर इसमें। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और वे कहां से चुने जाते हैं? देखो, लोकसभा से, केवल लोकसभा से 30 सदस्य केवल लोकसभा से। या राज्यसभा के इसको एलिमिनेट कर दीजिए, या 22 सदस्य इसको पहले उठा सकते हैं और 25 सदस्य इसको, ऑप्शन सीधा सीधा बच गया। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य विशेष रूप से लोकसभा निचले सदन से चुने जाते हैं, राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। फिर प्राक्कलन समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया और कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए कि सदस्यों का चुनाव लोकसभा द्वारा हर साल, सदस्यों का चुनाव लोकसभा द्वारा हर साल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, ये सही है। देखते हैं, समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये गलत है। देखते हैं, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ये भी देखते हैं। भाई लिखा हुआ है भाई कोई मंत्री नहीं बन सकता, देखते हैं तो ये किसी से हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? ये कह रहा है, प्रश्न क्या है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कार्यकाल के संदर्भ में जहां राज्यसभा का बात आती है उसको हटा सकते हैं। इसमें आंसर क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए और 3 जो है वो सही है, ये सही है। और तीसरा, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ये सही है। लेकिन कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का होता है, इसलिए ये गलत हो गया। जहां पर 2 है उसको हटा दो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तीनों को हटा दिया, आंसर सीधा निकल के आ गया। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होता है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ताकि सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, न कि 2 वर्ष का। साथ ही संसदीय परंपरा के अनुसार कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो 15 है इसके लोकसभा के और 7 है राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है, लोक लेखा समिति क्या करती है? जो भारत का नियंत्रक और पर्यवेक्षक जो है, महालेखा परीक्षक के जिसको बोलते हैं, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट की जांच करती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट की जांच करती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और यह परंपरा कहां से शुरू हुई कि अध्यक्ष विपक्ष से होता है? यह जो लोक लेखा अध्यक्ष है वो सॉरी लोकसभा अध्यक्ष, और यह परंपरा कब से हुई? 1900 लोकसभा अध्यक्ष और 1967। वैसे मुख्य न्यायाधीश है तो इसका मामला तो पहले हट गया। दूसरा, प्रधानमंत्री का मामला है नहीं, इसमें हटा दो। और राष्ट्रपति, तो तीनों दिख रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है ये, तो इन तीनों का हटा दिया तो सीधा ये बच गया। आपको डेट याद भी नहीं है तो सीधा निकल रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में एक संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है, यहां पर ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न पूछे सही है या गलत है। अब ऑप्शन दे रखे हैं कि जेपीसी के पास किसी भी
जो समिति है, कोई भी व्यक्ति जेपीसी के पास किसी भी व्यक्ति को गवाही देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने समन की शक्ति होती है, और ऐसा न करने पर इसे सदन की अवमानना माना जा सकता है। ऐसा है कि नहीं, देखते हैं। जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। ये तो आपको पता है कि भाई ये सही कैसे हो सकता है, बाध्यकारी कैसे हो सकती है। इसको हटा देंगे, दो विकल्प को हटाएंगे तो देखते हैं आगे ऑप्शन। जेपीसी के पास किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या लाइसेंस रद्द करने की न्यायिक शक्ति होती है, ऐसा कहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सुरक्षा या हित के लिए हानिकारक माने जाने पर सरकार जेपीसी से दस्तावेज रोक सकती है, ऐसा है कि नहीं, देखते हैं। इसमें आंसर देखते हैं, जो पहला है ये बिल्कुल सही है, और ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ बाध्यकारी नहीं है। दूसरी को एलिमिनेट करेंगे, यहां से देखो, दो यहां से एलिमिनेट किया, दो यहां से एलिमिनेट किया, तो अब बच गई दोनों में से। अब ऑप्शन बच गया ये तीसरा पढ़ते हैं। जेपीसी के पास किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का काम नहीं, उसका काम जांच करने का है। जुर्माना लगाने का काम किसका है, जुडिशरी का है, या फिर जो सदन है इसका है। लाइसेंस रद्द करने की न्यायिक शक्ति होती है, तो उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब तीसरा आउट हो गया और दूसरा आउट हो गया। 2 और 3 जहां से आउट हो रहे हैं उसको देखो, ये 2 यहां से आउट हो गया, यहां से आउट हो गया, ऑप्शन बच गया ये 3 यहां से आउट हो गया, तो ऑप्शन बच गया A1 और 4। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन हम लोग अगर ऑप्शन 1 2 भी आ रहा है तो हम लोग जो राइट आंसर है वहां तक कैसे पहुंचे। इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन है। जेपीसी को व्यापक जांच शक्ति का प्रावधान है, जिसमें मौखिक और लिखित साक्ष्य एकत्र करना, किसी व्यक्ति या संस्था को तलब करना, बताना, उसको सूचित करना है, समन का पालन न करना। अगर आपको बुलाया जा रहा है, जो आदेश या जो चीजें बताई जा रही है, अगर उसका पालन नहीं कर रहे हो, आप आ नहीं रहे हो आदेश का, तो समन का पालन न करना और जो संसद है उसकी अवमानना माना जाता है। कथन 2 गलत है। जेपीसी की सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी, एडवाइजरी या प्रेरक होती है, सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सरकार जेपीसी की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट, एक्शन बोर्ड टेकन रिपोर्ट संसद में पेश करती है, लेकिन वह सिफारिशों को माने या न माने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन 3 यह कथन गलत है। जेपीसी एक खोजी, इन्वेस्टिगेटिव निकाय है, न्यायिक या कार्यकारी एग्जीक्यूटिव नहीं है। व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना, जैसा कि मैंने कहा, वो जांच करती है, ना कि उसका काम एग्जीक्यूटिव का है। जुर्माना लगाना या लाइसेंस रद्द करना ये सरकारी कार्य है, जेपीसी के नहीं। चौथा सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा या हित से संबंधित मामलों, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मामलों में सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह कुछ दस्तावेजों को जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने से मना कर सकती है, और इस मामले में अंतिम निर्णय स्पीकर लोकसभा का होता है। अब यहाँ पर जो अंतिम निर्णय है, इसके लिए वो कुछ ऑप्शन दे सकता है, वो राष्ट्रपति दे सकता है, लोकसभा का जो, और मान लो कि कोई, या फिर लोकसभा को छोड़ो, या फिर मान लो कि प्रधानमंत्री या कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है, या जुडिशरी को दे सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। 21वां क्वेश्चन वैचारिक प्रश्न है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की तत्कालीन सरकार पर बाध्यकारी प्रकृति को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। इसमें विकल्प दे रखे हैं अलग अलग। यह सिफारिशें संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, इन्हें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए, ऐसा है भाई। अनिवार्य तो कहाँ है? फिर है जेपीसी एक न्यायालय है, जेपीसी न्यायालय का है। ये दूसरा, ये निष्कर्ष कानूनी रूप से बाध्यकारी है, गलत परिणाम स्वरूप तत्कालीन अभियोजन हो सकता है, दोनों गलत हो गए। तीसरा, ये सिफारिश सलाहकारी प्रकृति की है, ठीक है, सरकार के लिए इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है, ये भी ठीक है, हालांकि सरकार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। फिर सरकार जेपीसी की रिपोर्ट से तभी बाध्य होती है जब संसद के दोनों सदनों का बहुमत हो। बाध्य का मामला नहीं रहता, तीनों को एलिमिनेट करेंगे, आंसर निकल जाएगा सी आंसर। स्पष्टीकरण है, जेपीसी न्यायिक परिषद है, एक महत्वपूर्ण जांच और विधायी निगरानी भूमिका निभाती है। उनकी रिपोर्टों का राजनीतिक और नैतिक महत्व होता है, अक्सर संसदीय बहसों को जन्म देता है। हालांकि उनकी सिफारिश पर स्पष्ट रूप से सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, और सरकार को केवल सुझाव दे सकती है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकती है, कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। फिर 22वां क्वेश्चन, सामान्यतः एक संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा
और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है? तो इसमें जो लोकसभा राज्यसभा, इसमें अनुपात 2:1 होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दोगुनी होती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की दोगुनी होती है, 2:1 होता है। हालांकि जेपीसी में सदस्यों की कुल संख्या हर बार अलग अलग होती है, यह संसद द्वारा तय की जाती है, ध्यान रखना। हालांकि यह एक स्थापित परंपरा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की दोगुनी होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के लिए गठित जेपीसी में 39 सदस्य हैं, जिनमें 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा से हैं। लेकिन एक अन्य सामान्य जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसकी संरचना में 31 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या है जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होती है। इस आधार पर हमारा ये कंप्लीट सेशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और इसमें हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, 22 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। तो आप देखिए कि जो हमने पढ़ा है वो इन कंटेंट से बाहर नहीं जा रहा है, और आप नया क्वेश्चन बनाओगे तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, और इससे बाहर चला गया और उन्होंने मान लो कि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो भी वो कुछ ना कुछ तो पॉइंट यहाँ से कंटेंट में से तो देगा वो। तो इसके आधार पर आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है। आप क्या करोगे कि जब आप चीजों को पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, जब आप आओगे तो आप हाँ और ना का जो डिसीजन है वहां ले लोगे कि ऐसा करती है कि अब बाध्यकारी है, कानून बनाती है, ये चीजें नहीं कर रही है वो, तो आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे। समझ लो। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, चीजों जो आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं। मेरा फिर कहना है कि जो व्यक्ति यहाँ तक, जो कैंडिडेट, जो भी नागरिक है या जहां तक ये वीडियो जा रहा है, ये पूरा वीडियो देखते हैं। आप अगर कोई यूपीएससी का कोई कैंडिडेट है या फिर मान लेते हैं कि कोई एस्पिरेंट है, अगर वो इसको देख रहा है या स्टेट पीसीएस का है, तो उसके पॉलिटी में और राज्य व्यवस्था में क्या है, यहाँ से आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, आप उसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना आसान नहीं है। आप अगर मान लो कभी कोई जजमेंट देते हैं तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए, तो आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि आपने डायरेक्ट कोई बात कह दी, नहीं, उसकी जांच होती है, उसकी एक समिति गठित होती है। तो आप देखते हैं वो समिति गठित होती है, जांच करती है, रिपोर्ट पेश करती है, फिर उसके ऊपर डिस्कस होता है और कई सारी जो है उसके बाद में आउटपुट चीजें निकल के आती है। तो इस आधार पर जो ये वीडियो है, बीच बीच में एक दो बार जो लाइट का इशू हुआ था, तो आप कंटिन्यू रखें और वीडियो को पूरा देखें। जो मेरी क्लासें आ रही है आप उनको पूरा देखते रहिए। मैंने कहा कि जहां तक मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में ये वीडियो जो है वो प्राइवेट होंगी, हो सकता है मे भी चांस कि मैं इसको प्राइवेट कर दूं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि 100 जो टॉपिक है वो कंप्लीट, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको ऐड करते जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसका मल्टी टाइम रिवीजन करिए। और ज्यादा टाइम नहीं है, 1 आधा घंटा 1.5 घंटा का टाइम है केवल इसमें, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और मैं पहले से अब थोड़ी सी स्पीड खुद यहाँ से जो स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर ये क्योंकि 100 पेज की स्लाइड थी 100 की, और वो मैंने कंप्लीट की, 3-4 का वो एडवर्टाइजमेंट का है, बाकी तो कंप्लीट है, देख लीजिए आप। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन आ चुका है, और धीरे धीरे हम चीजें ऐड ऑन कर देंगे, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं। उसमें आप टेस्ट सीरीज देखिए, और आज का मैंने करंट अफेयर में अब आज डालूंगा क्योंकि मैं लेट हो गया, उसकी वजह से नहीं डाल पाया, लेकिन मैं डाल दूंगा। इसके अलावा उसमें जो टेस्ट सीरीज है आप देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को यहीं करता हूँ। 2 वीडियो आगे कमेटियों की, एक संविधान वाली और एक ये पार्लियामेंट्री, और जो बाकी जितने भी विभाग और या फिर जो मंत्रालय इनसे संबंधित और जो भी अपडेट होगी, इनकी जो और अन्य भी रह गई ये समितियां, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनके साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। थैंक यू।